नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और हम परिवार का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी और आपको परिवार की उत्पत्ति के 3 सिद्धांतों के बारे में बताया था, जो है पहला शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा यौन साम्यवाद का सिद्धांत और तीसरा एक विवाह का सिद्धांत। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बाकी के बचे हुए जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चौथा जो सिद्धांत है, आज हम सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत यानी कि मैट्रियार्चल थ्योरी। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में ब्रीफॉल्ट ने किया है। ब्रीफॉल्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते, अतः उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे यह भी स्वीकार नहीं करते कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना व एकाधिकार की प्रवृत्ति ने ही एक विवाह प्रथा को जन्म दिया। कई आदिवासियों में तो समूह विवाह का प्रचलन है। यदि उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो यह संभव नहीं हो पाता कि समूह की स्त्रियों का भी सभी पुरुष उपभोग करें। ब्रीफॉल्ट ने मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया कि आरंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री व पुरुषों की तुलना में माता व पुत्र के संबंध ही घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौटकर ही नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था, अतः परिवार में माता का अधिकार व महत्व बढ़ता गया। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता ने ही परिवार को जन्म दिया। स्त्री ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की और पुरुष अपने यौन स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। स्त्री ने ही पुरुषों को अपने प्रेम संबंध में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वह परिवार मातृ सत्तात्मक ही था। ब्रीफॉल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदि रूप मातृ सत्तात्मक ही था। आज भी मातृ सत्तात्मक परिवारों में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं तो पुरुषों से ऊंचा भी, लेकिन कृषि विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके फलस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ। बेकोफन तथा टाइलर भी ब्रीफॉल्ट के इस सिद्धांत के समर्थक हैं। बेकोफन का मत है कि शिकारी अवस्था में पुरुष शिकार की खोज में जब दूर चला जाता था तो उस समय बच्चे के भरण पोषण एवं रक्षा का भार माता पर ही था। यही कारण है कि परिवार में माँ का स्थान महत्वपूर्ण था। टाइलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। विकास काल के दौरान माता की पारिवारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही, परंतु इस आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल मात्र माता ही परिवार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रही है। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भी परिवार के भिन्न भिन्न रूपों को जन्म दिया, अतः यह कहना कि सभी स्थानों पर मातृसत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक रूप में रहे हैं उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये तो था बच्चों मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ये चौथे नंबर का सिद्धांत था हमारा। अगला है हमारा 5वां उद्विकासी सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेकोफन मुख्य है। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। मैकलेनन, लूकोक तथा टाइलर आदि भी इस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। बेकोफन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। बेकोफन ने जो ये सिद्धांत है उद्विकास का एक क्रम में इसको प्रस्तुत किया है। पहला इसका पॉइंट है, प्राथमिक अवस्था में
मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित एवं शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी। पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे। माता व पुत्र के संबंधों में स्थिरता एवं निश्चितता थी। वे अपने पिता से अनभिज्ञ थे, अतः समूह के सभी पुरुषों से संरक्षण की अपेक्षा की जाती थी। यह परिवार का आदिकालीन स्वरूप था। दूसरा पॉइंट है, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुए और परिवार का स्वरूप बदला। इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन कठोर, श्रमयुक्त और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी अधिक कमजोर थीं। अतः बालिकावध यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रथा प्रचलित थी। समाज में इससे स्त्रियों की कमी हुई एवं पुरुषों की अधिकता, जिसने बहुप्रति प्रथा को जन्म दिया। जीवोपार्जन के साधनों की कमी के कारण स्त्री अपने भरण पोषण के लिए कई पुरुषों पर आश्रित रहने लगी। इससे भी बहुपति विवाही परिवार को बल मिला। थर्ड इनका जो पॉइंट है वह है, जब मनुष्य ने कृषि अवस्था में पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी। कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। इस शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। भोजन, वस्त्र व मकान की सुविधा मात्र से ही पुरुष को सस्ता श्रम पत्नियों के रूप में सुगमता से प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे अधिक स्त्रियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाने लगा। कृषि ने खाद्य पदार्थों की वृद्धि में भी योग दिया, अतः एकाधिक पत्नियां रखना संभव हो गया। इस प्रकार बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसने बहुपत्नी विवाही परिवार को जन्म दिया। चौथा पॉइंट है, सभ्यता के उदय एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विवाह एवं परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। सामाजिक न्याय व नैतिक विचारों ने एक विवाही परिवार की पुष्टि की और उसी के परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार अस्तित्व में आया, जो सार्वधिक रूप से प्रचलित है। उद्विकास सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक आदिम समाजों का अध्ययन किया गया। उनमें मातृवंशी परिवारों की अधिकता के कारण एक धारणा यह बनी कि प्रारंभ में मातृवंशी परिवार रहे होंगे। स्पेंसर ने भी प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के उद्विकास पर लागू किया। टाइलर भी उद्विकासीय क्रम में मातृसत्तात्मक परिवार को आदिमतम परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं। लुईस मॉर्गन ही एकमात्र आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने मानव परिवार के उद्विकास को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह योजना पूर्णतः वर्गात्मक संबंध व्यवस्था पर आधारित थी, जिसकी खोज मॉर्गन ने स्वयं की थी। परिवार के उद्विकास को आपने निम्नांकित 5 स्तरों से माना है। पहला है समरक्त परिवार, कंसैंग्विन फैमिली। इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं थे और यहाँ तक कि भाई बहनों में भी यौन संबंध हो जाते थे। इसकी पुष्टि के लिए आपने पोलिनेशियाई समाज में पाई जाने वाली संबंध व्यवस्था का उल्लेख किया। आपका मत था कि पोलिनेशियाई समाज अति प्राचीन है। पोलिनेशियाई समाज में निश्चित अर्थ वाले शब्द कम हैं और प्रत्येक शब्द से कई संबंधों का बोध होता है। वहाँ कई संबंधों के प्रकट करने के लिए एक ही शब्द संज्ञा पाई जाती है। पिता के भाई, माता के भाई तथा पिता की बहन व माता की बहन में शब्द संज्ञा की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जाता। इसी प्रकार से इनकी संतानों में भी नाम भेद का अभाव है। इसी आधार पर मॉर्गन की मान्यता है कि यह व्यवस्था एक ऐसे समाज के अवशेष के रूप में है जिसमें भाई बहनों में भी विवाह हो जाया करते थे। इसलिए इस अवस्था को आपने समरक्त परिवार कहा है और यह मानव समाज की आदिम अवस्था थी। दूसरा जो स्तर इन्होंने बताया वह है समूह परिवार, पुनालुअन फैमिली।
पुनालुअन परिवार से मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था। इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी। इसकी पुष्टि के लिए मॉर्गन ने वर्गात्मक व्यवस्था से यह तर्क दिया कि अधिकांशतः एक समूह का कोई पुरुष किसी एक पीढ़ी विशेष के अन्य समूह की सभी स्त्रियों के लिए वही शब्द संज्ञा काम में लाता है जो वह अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त करता है। इसी तरह से एक समूह की सारी स्त्रियां दूसरे समूह के सारे पुरुषों के प्रति जो उनकी समान पीढ़ी के हैं वही संबंध संज्ञा प्रयुक्त करती है जो वे अपने पतियों के लिए करती हैं। ये संबंध संज्ञाएं भी उस सामाजिक व्यवस्था की अवशेष हैं जिसमें उन लोगों के बीच वास्तविक दाम्पत्य संबंध होते थे जिन्हें एक ही संबंध संज्ञा से पुकारा जाता था। तीसरा जो स्तर इन्होंने बताया वह है सिंडेस्मियन परिवार, सिंडेस्मियन फैमिली। इस अवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। चौथा जो स्तर है वह है पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्चल फैमिली। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक थे। और जो पांचवा जो स्तर है जो मॉर्गन ने दिया है वह है एक विवाही परिवार, मोनोगैमस फैमिली। उद्विकास के क्रम में यह अंतिम स्तर है जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में प्रचलित है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है और उसी से यौन संबंध रखता है। तो ये था जो लुईस मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास को जो 5 स्तर इन्होंने बताए परिवार के उद्विकास के, ये जो हमने अभी पढ़े वो थे, अभी जो हमने जिन पे चर्चा की वे ये 5 स्तर थे। अब वर्तमान में इस उद्विकास योजना का बड़ा विरोध किया गया है, विशेषकर स्टार्क, वेस्टरमार्क, एंड्रू लैग तथा N.W. टॉमस के द्वारा। टॉमस ने मॉर्गन की संपूर्ण संरचना को पानी की लकीर कहा है। मॉर्गन के विरोधियों ने इस योजना के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर बताने का प्रयत्न नहीं किया है, वरन कुछ लक्षणों को असंतोषप्रद कहकर ही सारी योजना को अनुचित ठहराया है। उद्विकासीय सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह आवश्यक नहीं है कि परिवार के उद्विकास के जो स्तर इन विद्वानों ने बताए हैं वे सभी समाजों के सभी परिवारों पर लागू होते हैं। सभी की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग थीं, अतः परिवार के रूप भी अलग अलग रहे हैं। उद्विकासवादियों के इस मत के समर्थन में पर्याप्त मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि प्रारंभ में कामाचार की स्थिति रही होगी, अतः इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हमारा जो लास्ट बचा है छठा जो सिद्धांत है हम उसकी चर्चा करेंगे, मूलर लियर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मूलर लियर। मूलर लियर परिवार की उत्पत्ति के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है गोत्रकाल यानी कि क्लैन पीरियड, दूसरा है परिवार काल यानी कि फैमिली पीरियड, और तीसरा है व्यक्तिगत काल यानी कि पर्सनल पीरियड। उन्होंने यानी कि मूलर लियर ने प्रथम व द्वितीय कालों को यानी कि गोत्रकाल और परिवार काल को 3 उपभागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक काल, अर्ली पीरियड, दूसरा है मध्यकाल, मिडिल पीरियड, और तीसरा है उत्तरकाल, लेटर पीरियड। परिवार अपने 2 कालों से गुजर चुका है और वर्तमान में तीसरे काल का यानी कि व्यक्तिगत काल का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रजातांत्रिक परिवारों की स्थापना हो रही है। उनका मत है कि जहाँ राज्य शक्तिशाली होता है परिवार कमज़ोर होते हैं और स्त्रियों की दशा अच्छी होती है, लेकिन जब राज्य कमज़ोर होता है तो परिवार शक्तिशाली हो जाते हैं और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती।
बर्ट्रैंड रसल ने भी मूलर लियर के सिद्धांत का समर्थन किया और इसके लिए जापान का उदाहरण देकर बताया कि वहाँ राज्य शक्तिशाली होने से परिवार की स्थिति कमज़ोर है और स्त्रियों की स्थिति मजबूत। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के शक्तिशाली होने के साथ साथ परिवार निर्बल हो रहे हैं और स्त्रियों की स्थिति सुधर रही है। परिवार की उत्पत्ति के उपरोक्त सिद्धांतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है, यद्यपि सभी में सत्य का कुछ अंश अवश्य है। परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई है, वरन इसका विकास हुआ है। समय, स्थान एवं समाज की भिन्नता के कारण इसके अलग अलग रूप विकसित हुए। विभिन्न खोजों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मानव इतिहास में कभी ऐसा भी समय रहा था जब परिवार नहीं था। मैकाइवर और पेज लिखते हैं, परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता था, अथवा कोई दूसरी अवस्था ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ। परिवार की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग रहा है। यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों के लालन पालन व संतानोत्पत्ति की कामना आदि ने मानव को परिवार बसाकर रहने को प्रेरित किया होगा। मानव में सभी जीवों की तरह यौन इच्छाएं जागृत होती हैं और उसकी संतुष्टि परिवार में ही समाज द्वारा मान्य है। अपना नाम एवं वंश चलाने की इच्छा और वृद्धावस्था, बीमारी व संकट में सुरक्षा की भावना के कारण व्यक्ति में संतान पैदा करने की इच्छा जागृत हुई होगी। मानव संतान लंबे समय तक असहाय होती है। उसके भरण पोषण, आर्थिक सुरक्षा एवं गर्भावस्था में स्त्री के लिए संरक्षण की आवश्यकता कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने स्त्री पुरुषों को परिवार में रहने को प्रोत्साहित किया। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवार मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता रहा है, चाहे इसका रूप या प्रकार कुछ भी क्यों ना रहा हो। तो बच्चों, आज हमने ये हमारे जो परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं इनको कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इन सिद्धांतों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।